हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे बीएफएम का मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए में फ्रेंड्स हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं। एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी, रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फेडाई एंड अदर्स। इसमें से फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर यानी कि एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ऐसे तो हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स को देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग ज़्यादा बनाएंगे। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स है, इस पे जो जितने भी अकाउंट्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। Conversion of currencies from the currency of invoice to the home currency of the exporters will be generally required for all cross-border trades. This is foreign exchange. यानी कि हम लोग जब किसी क्रॉस बॉर्डर कोई अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो हमारी होम करेंसी है और जो एक्सपोर्टर के कंट्री की करेंसी है, तो उसमें जब हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो उस एक्सचेंज को ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अभी फॉरेन एक्सचेंज के डिफिनीशन क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा है 1999 का, सेक्शन 2 में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। तो उसका मतलब क्या क्या है कि जितने भी डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल होते हैं, किसी भी तरह का ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि इंडियन करेंसी में ड्रॉन हो और उनको किसी भी फॉरेन करेंसी में पे करना हो, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के तहत होगा। फिर है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑप्शन में है और ड्रॉई या होल्डर को पेबल है और वो इंडियन करेंसी में है और या फिर फॉरेन करेंसी में है, या उसको पार्टली पे करना है या किसी और पर्सन को पार्टली पे करना है। फॉरेन एक्सचेंज जो है, जितने भी अब्रॉड में पेबल क्लेम्स हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज यूज होता है। वेदर कंसिस्टिंग फंड्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद बैंक्स अब्रॉड और बिल्स चेक पेबल अब्रॉड, कोई भी फॉरेन करेंसी में अगर कोई बैंक पेमेंट कर रही है या फिर कोई भी बिल है जो कि अब्रॉड में पेबल है, तो वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के तहत पे किए जाएंगे। नेक्स्ट है अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी फॉर फंड इन अनदर करेंसी एट एन एग्रीड रेट एंड अरेंज्ड बेसिस। कोई भी करेंसी जो है वो एक करेंसी से दूसरे करेंसी में अगर चेंज हो रही है, वहाँ पे एक एग्रीड रेट होगा और एक अरेंजमेंट होगा जिसके बेसिस पे हम लोग उसको एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या एक्सचेंज ऑफ फंड इन वन करेंसी टू अनदर करेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच एक्सचेंज फॉर ए गिवन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इज द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। तो अगर जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे करेंसी को, तो वो जिस एक्सचेंज रेट के ऊपर वो कन्वर्ट होगी उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि एक यूएस डॉलर जो है वो 48 रुपीज 10 पैसे के इक्वल है, या फिर एक यूरो जो है 1.47 यूएस डॉलर के इक्वल है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो डायनामिक रेट होता है। ये दिन प्रतिदिन, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड और इन फ्यू पर सेकेंड जो है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इट इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स विच इंक्लूड इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटीज, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सेंट्रल बैंक, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स, आर्बिट्रेजर्स, स्पेकुलेटर्स अक्रॉस द ग्लोब हु बाई और सेल करेंसी फॉर देयर नीड। मतलब पूरे जो ग्लोबल मार्केट में जो जितने भी लोग करेंसी को बाई और सेल करते हैं, तो उस मार्केट को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट होता है
जहाँ पे कि कोई बाउंड्रीज नहीं है और ये राउंड द क्लॉक ऑपरेट होता है विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। इट इज अ प्रॉफिट सेंटर विथ साइमल्टेनियस पोटेंशियल फॉर लॉसेस। यहाँ पे प्रॉफिट भी है और लॉसेस भी है। अब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है वहाँ पे मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? तो मेजर पार्टिसिपेंट्स है हमारा, पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी हमारा जो आरबीआई है, तो हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इनका क्या काम होता है? मैनेजिंग देयर रिजर्व्स एंड यूजिंग करेंसी मार्केट्स टू स्मूथन आउट द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। मतलब वो जितने भी उनके रिजर्व हैं और करेंसी मार्केट में जो भी उनके जो होम करेंसी यूटिलाइज होती है उसको वो मैनेज करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करती है? ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसी टू देयर रिटेल क्लाइंट्स एंड हेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट देयर ओन एसेट एंड लाइबिलिटी एज ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एंड ऑल्सो स्पेकुलेटिंग ऑन द मूवमेंट इन द मार्केट। ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी को ऑफर करती है इनके रिटेल क्लाइंट्स को, और इससे वो इन्वेस्टमेंट और हेज मतलब होता है किसी भी रिस्क को कम करना, तो हेजिंग और इन्वेस्टिंग इन देयर ओन एसेट एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फंड्स बैंक्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स बैंक्स का क्या काम है? मूविंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट। ये एक्सचेंज मार्केट को यूज करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंड जो है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। फिर है फॉरेक्स ब्रोकर्स। फॉरेक्स ब्रोकर्स क्या है? ये मिडिल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का काम क्या है? मूविंग फंड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन। इनका काम होता है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंड को मूव करने में या किसी भी ट्रेड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में उस करेंसी को इन्वेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? ऑर्डिनरी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूजिंग मार्केट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, पर्सनल एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म नीड्स। इंडिविजुअल भी फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेक्स मार्केट्स यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ग्लोबली। मंडे टू फ्राइडे ये मार्केट आपका ऑपरेट होता है एक्सेप्ट फॉर द मिडिल ईस्ट और अदर इस्लामिक कंट्रीज विच फंक्शंस ऑन सैटरडे एंड संडे विथ रेस्ट्रिक्शंस। कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं और इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सैटरडे और संडे को भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन ये जो है वो फ्राइडे को क्लोज रहते हैं। यहाँ पे ओवर द काउंटर जो है वहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है। ओवर द काउंटर का मतलब होता है दैट द ट्रेड्स आर कंक्लूडिंग थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मतलब वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो टेलीफोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू होती है। अभी यहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है कि ये 24 आवर मार्केट है। ओवर द काउंटर मार्केट, जो कि अभी हमने देखा फ्रेंड्स ये कि टेलीफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ ग्लोबल मार्केट विथ नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशन। ये ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है और कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। एक मार्केट है दैट सपोर्ट लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज। हाईली लिक्विड मार्केट, हाई फ्लक्चुएशंस इन करेंसी रेट्स एवरी 4 सेकेंड्स। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होती है फ्रेंड्स एवरी 4 सेकेंड में एवरेज फ्लक्चुएशन यहाँ पे होती है। सेटलमेंट्स अफेक्टेड द टाइम जोन फैक्टर। टाइम जोन फैक्टर की वजह से भी सेटलमेंट अफेक्ट होती है। मार्केट्स अफेक्टेड बाय गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी और कंट्रोल है तो इससे भी ये मार्केट जो है वो अफेक्ट होती है। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। क्या क्या फैक्टर है जो कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें 2 फैक्टर दिए हुए फ्रेंड्स, एक है फंडामेंटल्स रीजन और एक है टेक्निकल रीजंस। तो फंडामेंटल रीजंस पहले हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल रीजंस जो होते हैं वो अफेक्ट द बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? पहला है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जनरली ए सरप्लस लीड्स टू ए स्ट्रॉन्गर करेंसी वाइल ए डेफिसिट वीकेंस ए करेंसी। अगर किसी करेंसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही है फ्रेंड्स कि अगर सरप्लस हुआ तो वो स्ट्रॉन्गर करेंसी है और अगर डेफिसिट हुआ तो वो वीकर करेंसी है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। एक ग्रोथ रेट जो है लीड्स टू ए राइज इन इम्पोर्ट्स एंड अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड वाइस वर्सा। हाई ग्रोथ का मतलब क्या है कि इंपोर्ट में राइज होगा और करेंसी के वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। फिर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी जैसे लोअर टैक्स अगर होगा तो
इट कैन लीड टू ए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर टैक्स कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगा, और अगर टैक्स ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगा। फिर है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का क्या काम है? सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द कंट्रोल इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ देयर कंट्री। हम लोगों ने मनी सप्लाई में भी देखा था फ्रेंड्स, हमारे एबीएम के चैप्टर में। मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही होता है कि इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है यहाँ पे सेंट्रल बैंक, और इससे क्या होता है कि उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में दे रहा है कि अगर हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है तो आपका ओवरसीज कैपिटल जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। दस द करेंसी अप्रिसिएट्स इन द शॉर्ट टर्म। तो आपकी जो करेंसी है वो शॉर्ट टर्म के लिए अप्रिसिएट होगी। अगर यही चीज लॉन्गर टर्म में हो तो हाई इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी आपका जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगा और आपकी करेंसी जो है वो वीकेन होगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इश्यूज। कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो होती है, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इससे क्या होता है कि आपका करेंसी जो है वो इफेक्टेड होता है, वो एसटीडी हो सकता है। वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वुड हैव द ऑपोजिट इफेक्ट, और अगर ये इनस्टेबल है तो इसके ऑपोजिट इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल रीजंस। टेक्निकल रीजंस में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट कंट्रोल्स फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट्स। किसी भी कैपिटल के मूवमेंट पे फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन जो है वो उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। कैपिटल टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज, और इससे क्या होता है कि कैपिटल जो है वो हमेशा लो यील्ड से हाई यील्ड करेंसी की ओर मूव करती है। नेक्स्ट जो है वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल द करेंसी फॉर बाइंग इट बैक चीपर एट ए लेटर डेट। स्पेकुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी स्पेकुलेटर जो होते हैं वो करेंसी को शॉर्ट सेल करते हैं ताकि वो उसको बाद में चीपर रेट पे उसको बाई बैक कर सके। फिर है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में क्या है? पहले टाइप्स एंड कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फॉरेक्स डील्स आर डन ऑन स्पॉट बेसिस। स्पॉट का मतलब क्या होता है कि स्पॉट रेट्स आर द बेस रेट फॉर अदर एफएक्स रेट। ये स्पॉट रेट जो होता है वो किसी भी फॉरेक्स रेट का बेस रेट होता है। द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड ऑन द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअली टेक्स प्लेस इज ऑल्सो रिफर टू एज वैल्यू डेट। इसको हम लोग वैल्यू डेट भी कहते हैं। वैल्यू डेट किस डेट को कहेंगे कि जिस डेट पे फंड जो है वो एक्चुअली डिलीवर्ड होती है किसी भी करेंसी के एक्सचेंज होने के बाद, तो उसको हम लोग वैल्यू डेट कहते हैं। तो अब इसमें तरह तरह अलग अलग जो वैल्यू डेट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, वो उसमें पहला जो है वो है रेडी और कैश। रेडी और कैश में क्या है कि जो फंड सेटलमेंट है वो सेम डे होता है। टॉम का मतलब ये टुमारो से टॉम बना है फ्रेंड। टॉम का मतलब है कि नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ डेट ऑफ द डील अगर आपका सेटलमेंट होता है तो उसको हम लोग टॉम कहेंगे। और स्पॉट का मतलब हो गया सेकेंड वर्किंग डे यानी T+2। तो सेटलमेंट ऑफ फंड्स जो है वो सेकेंड वर्किंग डे में होगा। फिर है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, मतलब सेकेंड वर्किंग डे T+2 के बाद अगर कोई भी सेटलमेंट होता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड कहेंगे। अभी स्पॉट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? स्पॉट और फॉरवर्ड रेट वही है फ्रेंड्स। स्पॉट रेट जो होता है, जो अगर हम लोग स्पॉट ट्रांजैक्शन में जो रेट हम लोग यूज करते हैं वो स्पॉट रेट हो गया, जो कि सेकेंड वर्किंग डे तक हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारा स्पॉट रेट लगेगा। और अगर स्पॉट रेट यानी 2 वर्किंग डे के बाद अगर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर फॉरवर्ड रेट अप्लाई होगा। यानी जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगी उस पर फॉरवर्ड रेट अप्लाई होगा और जो स्पॉट ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर स्पॉट रेट अप्लाई होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट। अगर ये प्रीमियम है तो प्लस होगा और अगर डिस्काउंट है तो माइनस होगा। अब देखते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मोर देन बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट देन इट इज सेड टू बी अ प्रीमियम, while if the currency is cheaper at the later date than spot then it is called a discount। मान लीजिए किसी भी करेंसी की स्पॉट रेट जो है वो उसके फॉरवर्ड रेट से ज्यादा है तो उसको हम लोग एट प्रीमियम कहेंगे, और अगर स्पॉट रेट जो है वो फॉरवर्ड रेट से
कम है तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देके इस चीज को समझाया है। यहाँ पे दे रहा है कि जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी जो है वो कोट किया गया है 1.600 और उसका फॉरवर्ड रेट जो है 1.6050 है। यानी कि यहाँ पे आपका स्पॉट रेट कम है और फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है प्रीमियम ऑफ 50 पिप्स इज बीइंग चार्ज फॉर द सेम। तो आपका 50 जो है वो प्रीमियम हो गया। ठीक वैसे ही सेकंड जो आपका एग्जांपल दिया है वहाँ पे बता रहा है कि कोई जीबीपी जो है वो 1.6 है, यूएसडी के अगेंस्ट में कोट की गई है और इसका फॉरवर्ड रेट जो है वो 1.59 है, मतलब ये कम है, तो ये आपका डिस्काउंट पे है। मतलब while the GBP is at a premium, the USD, the other currency is at a discount. नेक्स्ट वैसे है, यहाँ पे बता रहा है कि 48.10 11 फ्रेंड्स, ये जो 48.10 और /11 है, मतलब ये आपका परचेज रेट है और ये आपका सेल रेट है, तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा। अगेंस्ट यूएसडी 1 USD इज बीइंग बॉट एट 48.10 एंड सोल्ड एट 48.11, मतलब ये 48.10 हम इसको लेते हैं और 48.11 जो है वो हम उसका सेल रेट लेते हैं। तो यहीं पे ये कह रहा है कि 1 USD जो है वो 48.10 में परचेज होगी और 48.11 में सेल होगी। अभी इसका जो 6 मंथ्स का प्रीमियम है वो 68/69 अगर कोटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूएसडी जो है उसका फॉरवर्ड रेट कोट होगा 48.78, यानी कि आपका ये जो 10 है उसमें ये 68 ऐड हो गया तो ये 48.78 हुआ, और वैसे ही 48.11 में ये 69 ऐड हुआ तो ये 48.80। 11 + 69 = 80, 10 + 68 = 78। तो यहाँ पे यूएसडी जो है वो प्रीमियम पे है और आईएनआर जो है वो डिस्काउंट पे है। thereby meaning that the USD is costlier for future value while the Indian rupee is cheaper for future value। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपने 1 USD जो है 48.10 में परचेज किया था, वहाँ फॉरवर्ड में आप 1 USD जो है वो 48.78 में परचेज कर रहे हैं, यानी कि डॉलर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई, यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम थी, तो इसीलिए ये बता रहा है कि डॉलर की वैल्यू आपकी बढ़ गई और रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो गई इन फ्यूचर। तो इसीलिए आपका जो यूएसडी है वो प्रीमियम पे होगा और जो आईएनआर है वो डिस्काउंट पे होगा। अभी बोल रहा है कि द फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट आर जनरली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द टू करेंसीज इन्वॉल्व। किसी भी फॉरवर्ड का प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो उस दो करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से, उस मनी की कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए करेंसी जो है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसमें स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व होता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट अगर डिफरेंशियल्स कुछ है करेंसी दो करेंसी के बीच में तो उसको हम लोग लेते हैं, और द टर्म यानी फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कड आउट, कितने दिनों के लिए वो आपका ट्रांजैक्शन प्लेस होने वाला है। ये तीन चीज़ों के ऊपर फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए करेंसी जो है वो डिपेंड करती है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स। डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड्स क्या है, तो 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। इसी को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 USD = 48.10 दिया है तो ये हमारा डायरेक्ट कोड है, और इनडायरेक्ट मेथड में हमारा जो लोकल करेंसी होता है वहाँ पे उसको हम लोग फॉरेन करेंसी के यूनिट के साथ फिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कोड कहते हैं। जैसे रुपीज़ को हम USD में डिनोट कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ = 2.05 USD, और यहाँ पे क्या था USD को हमने INR में डिनोट किया था, तो ये हमारा डायरेक्ट रेट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट रेट हो गया। अभी नेक्स्ट है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट होता है कि जहाँ पे दो करेंसी पेयर जो है डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोग इसको इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेट मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि USD/INR जो है वो 48.10/11 है, और GBP/USD जो है वो 1.6:10 है। तो हमें GBP/INR रेट निकालना है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो GBP डिवाइडेड बाय INR रेट एज 76.9600 डिवाइडेड बाय 76.96 बाई 77.0200 हमारा GBP बाई INR का वैल्यू होगा। यानी GBP की वैल्यू 76.96 और INR की वैल्यू 77.02। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और क्रॉस रेट से कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो वहाँ पे ये आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट क्या है? तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो वैल्यू ऑफ करेंसी जो है उसके सप्लाई और डिमांड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वहाँ पे एक फिक्स्ड अपर एंड लोअर बैंड जो है वो आपका डिसाइड रहता है, और वो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो उसी बैंड के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। अभी यहाँ पे बिड एंड ऑफर रेट। बिड एंड ऑफर रेट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग कोई चीज़ बाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा बिड रेट लगेगा, और अगर हमारा ऑफर रेट अप्लाई है तो उसको हम लोग सेलिंग के ऊपर ऑफर रेट अप्लाई होगा। तो इसको याद रखने का सबसे इजी उपाय है आपका बी फॉर बिड, बी फॉर बाइंग, ओ से ऑफर, एस से सेलिंग। तो बिड फॉर बाइंग हो गया आपका, ऑफर सेलिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज अरिथमेटिक थ्योरेटिकल ओवरव्यू। इसमें एक चेन रूल दिया हुआ है। चेन रूल जो है फ्रेंड्स कि इट इज यूज्ड इन अटेनिंग ए कंपैरिजन और रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज लिंक्ड टुगेदर थ्रू अनदर और अदर क्वांटिटीज एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वेशन कमेंसिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर हम लोग कोई रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग चेन रूल से निकालेंगे। नेक्स्ट है परसेंट पर मिले। परसेंट पर मिले का मतलब होता है कि किसी भी परसेंट का मतलब होता है इज अ पोर्शन पर 100, लेकिन 1 पर मिले का मतलब होता है कि 1 पार्ट इन एवरी 1000। नेक्स्ट है वैल्यू डेट। वैल्यू डेट क्या होता है? डेट ऑन विच अ पेमेंट ऑफ फंड्स और एन एंट्री टू एन अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टिव। हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स वैल्यू डेट क्या होता है कि जिस डेट को हमारा जो पेमेंट है वो एक्चुअली अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उसी को हम लोग वैल्यू डेट कहते हैं। और अगर कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर है तो वैल्यू डेट जो है दोनों सेंटर, मतलब जहां से मनी आ रही है और जहां मनी जा रही है, दोनों सेंटर पे आपका वैल्यू डेट जो है सेम होता है। पेमेंट टेक प्लेस ऑन द सेम डे सो दैट नो गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट एक्रूज टू आइदर पार्टी। अगर पेमेंट जो है सेम डे हो रहा है तो कोई भी गेन और लॉस नहीं होगा। इस तरीके के पेमेंट को हम लोग वैल्यूअर कॉम्पेंस बोलते हैं। अगर इस सेटलमेंट के बीच में अगर टाइम लैग आपका आ रहा है तो यहाँ पे पार्टी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और ये कंपनसेशन जो है वो कैसे एडजस्ट होगा? ये वैल्यू डेट के दिन दोनों पार्टी जो है अगर एक्सेप्टेबल है तो उस कंपनसेशन को एडजस्ट करने के बाद ही पेमेंट होता है। तो इसीलिए डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड को भी हम लोग वैल्यू डेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज क्या है कि साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी इन टू और मोर मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्पोररी डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइसेस। कि एक ही करेंसी को दो या दो से अधिक मार्केट में बाई करना या सेल करना, ताकि आप वहाँ पे जो टेम्पोररी डिस्क्रिपेंसी है प्राइसेस के ऊपर आप उसका एडवांटेज ले सके, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज कहते हैं। और ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू सेंटर्स ओनली इज नोन एज सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज। अगर दो सेंटर में ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंडक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहते हैं। और अगर दो से ज़्यादा में हो रहा है तो हम लोग इसको कंपाउंड और 3 और पॉइंट आर्बिट्रेज कहेंगे। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन में क्या क्या है? तो फॉरेन डीलिंग रूम ऑपरेशन जो है वो एक सर्विस ब्रांच की तरह काम करता है। यहाँ पे जो है फॉरेन करेंसी को हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं, मैनेज फॉरेन करेंसी, एसेट एंड लाइबिलिटीज, फंड एंड मैनेज नॉस्ट्रो अकाउंट। ये सारे काम जो है ये फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम के हैं। और ये एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह भी काम करता है किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन के लिए। यहाँ पे डीलर्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज में इन्वॉल्व होते हैं और मार्केट एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं। तो जो डीलर होते हैं उनके मेनली 2 पोजीशंस यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है फंड पोजीशन और दूसरा है करेंसी पोजीशन। तो फंड पोजीशन जो है वो किसी भी फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को डिनोट करेगा, जैसे कि रिसीवेबल्स हो गया, पेबल्स हो गया। और इन रिसीवेबल्स और पेबल्स के बीच में अगर
कोई भी मिसमैच होगा तो वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका एराइज होगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ए पॉसिबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इन नॉस्ट्रो अकाउंट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस क्रेडिट बैलेंस, कि ये आपके ओवरड्राफ्ट में अगर ज़्यादा अगर आपका डेबिट बैलेंस हो गया तो ये आपके ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा, या फिर अगर आपका सरप्लस क्रेडिट बैलेंस है तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट इनकम का लॉस होगा। नेक्स्ट है करेंसी पोजीशन। करेंसी पोजीशन जो है वो किसी भी करेंसी की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन को डिनोट करता है। अभी यहाँ पे जो मेन है फ्रेंड्स, जो हमारा फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन जो है, वहाँ पे एक बैक ऑफिस होता है, एक मिड ऑफिस होता है और एक फ्रंट ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस जो है वो मेनली परचेज और सेल में आपका फ्रंट ऑफिस के जैसे वर्कर्स होते हैं उस तरीके से वो काम करेगा। और बैक ऑफिस का काम क्या होता है कि बैक ऑफिस जो है उस डील को प्रोसेस करेगी और अकाउंट रिकंसाइल करेगी, तो ये बैक ऑफिस का मेन काम है। मिड ऑफिस क्या करेगी? मिड ऑफिस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ डील करती है और रिस्क को वो कैटेगराइज करेगी। और मिड ऑफिस इज ऑल्सो सपोज टू लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन एंड इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शंस। इसका मेन काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को चेकआउट करना, कॉम्प्लायंस को फॉलो करना, ये सारी चीजें जो है वो मिड ऑफिस देखती है। फिर बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी पोजीशन कवरिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, मिरर अकाउंट ऑफ द करेंसी। अब फ्रेंड्स फॉरेन करेंसी पोजीशन जो है इसमें क्या क्या कंपोनेंट जो है वो कवर होते हैं? मिरर अकाउंट ऑफ द करेंसी, फॉरेन करेंसी नोट्स हेल्ड इम्पोर्ट सस्पेंस अकाउंट, ऑल स्पॉट एंड फॉरवर्ड पोजीशन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट बिल्स ट्रांजैक्शंस विच आर रिपोर्टेड टू द पोजीशन डेस्क बट नॉट एडजस्टेड इन द अकाउंट। ये सारी चीजें जो है वो फॉरेन करेंसी पोजीशन में कवर होती हैं। अभी नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए डीलिंग रूम। तो यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कि जो भी मेजर रिस्क एसोसिएटेड है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस से, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये अभी शॉर्ट में दिया है फ्रेंड्स, जब हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे ये सेम चीज हमें फिर से देखने को मिलेगी। तो हम लोग ऐसे ही एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है किसी भी ह्यूमन एरर, टेक्निकल फॉल्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या फॉल्टी सिस्टम के थ्रू और या फिर प्रोसीड्यूर या लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से अगर कोई रिस्क राइज होता है तो उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। एक्सचेंज रिस्क कहेंगे अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो एसेट और लाइबिलिटी और रिसीवेबल्स या पेबल्स के बीच में जो मिसमैच होगा उसको हम लोग एक्सचेंज रिस्क कहेंगे। क्रेडिट रिस्क है कि जहाँ पे अगर आपका काउंटर पार्टी जो है वो इनेबल है या अनविलिंग है आपके जो भी आपने उसको डेट दे रखे हैं उसको रीपे करने के लिए। और क्रेडिट रिस्क जो है फर्दर क्लासीफाई होता है प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क, जिसमें प्री सेटलमेंट रिस्क जो है अगर आपका काउंटर पार्टी मैच्योरिटी के पहले अगर फेलियर होता है, नहीं रीपे करता है, तो उसको हम लोग प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। और सेटलमेंट रिस्क कहते हैं कि कोई भी काउंटर पार्टी जो है वो फेल्यूर होता है कब? जब कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस और टू करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज है उसको अगर वो फॉलो नहीं करता है या फेल होता है सेटल करने में, तो उसको हम लोग सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि जब किसी भी आपके एसेट और लाइबिलिटी के बीच में अगर मिसमैच क्रिएट होगा आपके मैच्योरिटी पैटर्न में, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ड्यू टू ए पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अनेबल टू मीट इज फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, और इसकी वजह से जो पार्टी है वो आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट्स में जो है वो अनेबल होगा और आपका जो ट्रांजेक्शन जो है वो रीजनेबल प्राइस के ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी परचेज और सेल होता है फ्रेंड्स तो ये एक डिफरेंट वैल्यू के ऊपर होता है, तो अगर एसेट एंड लाइबिलिटी के बीच में अगर आपका कोई मिसमैच है तो वहां पे आपका एक गैप अराइज हो जाएगा। इस तरीके के गैप को भरने के लिए बैंक जो है वो या तो पे करती है या तो रिसीव करती है फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को। ये फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स जो है ये इंटरेस्ट रेट या किसी भी एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इसमें बहुत ह्यूज चेंजेस आ सकता है। तो और इससे क्या है कि आपका कैश फ्लो जो है वो अफेक्ट हो सकता है और आपके जो गैप है उसमें मिसमैच अराइज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो गैप है ये आपके जो आपका इंटरेस्ट रेट का जो फंक्शन है या फ्लक्चुएशन है या जो भी डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क।
मार्केट रिस्क क्या है कि अगर मार्केट वेरिएबल्स के अगर कोई एडवर्स मूवमेंट हो रहे हैं मार्केट में तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग मार्केट रिस्क कहेंगे। फिर है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या है कि किसी भी आपके नॉन इन्फोर्सिएबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट अगर है किसी भी काउंटर पार्टी के अगेंस्ट में तो वो आपका वहाँ पे लीगल रिस्क अराइज हो जाएगा। सिस्टेमिक रिस्क क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक मेजर बैंक है वो फेल होती है और उसकी वजह से जो भी काउंटर पार्टीज हैं, मान लीजिए कोई भी एक लोन है जिसमें कि 3-4 बैंकों ने मिलकर दे रखा है और वहाँ पे जो मेजर बैंक है वो फेल हो जाती है तो बाकी बैंकों को भी जो है वो बैंकिंग क्राइसिस फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरह के फेल्यूर को हम लोग सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। फिर है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में क्या है कि अगर मान लीजिए जो काउंटर पार्टी है वो किसी डिफरेंट कंट्री में रह रहा है और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उनके रूल्स और रेगुलेशन जो है वो इनस्टेबल है या फिर कुछ अलग है तो उस तरीके से उसके वजह से अगर कोई रिस्क अराइज होगा तो उसको हम लोग कंट्री रिस्क कहेंगे। नेक्स्ट है सोवरेन रिस्क। सोवरेन रिस्क जो होता है वो कंट्री रिस्क का ही एक सब रिस्क है। यहाँ पे स्टेट ओन एंटिटीज जो होते हैं उनके अगर कोई कुछ अगर उनकी रूल्स रेगुलेशन है या उनकी कोई इम्यूनिटी है रिकवरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो आप उससे क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग सोवरेन रिस्क कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आरबीआई या फेडाई गाइडलाइंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑथोराइज डीलर्स के लिए गाइडलाइन प्रिस्क्राइब करता है और ऑथोराइज डीलर को लाइसेंस इशू करता है और जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको भी बैंक मतलब ये ऑथोराइज डीलर जो है वो बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज ए ऑथोराइज डीलर काम करें तो उसके लिए आरबीआई उनको लाइसेंस इशू करता है। अभी आरबीआई जो है वो मनी चेंजर के लिए भी लाइसेंस इशू करता है। तो ये मनी चेंजर कौन कौन हो सकते हैं? फर्म हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, होटल्स हो सकती है, शॉप हो सकती है। तो जो भी इंटाइटी जो कि ऑथोराइज होता है बाई एंड सेल मतलब दोनों ही चीजें आप बाई भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो फॉरेन करेंसी नोट क्वाइन एनी ट्रैवलर चेक्स तो उनको हम लोग फुल फ्लेज मनी चेंजर्स कहते हैं। और जो इंटाइटीज जो है वो सिर्फ ऑथोराइज होते हैं परचेज करने के लिए, वो सेल नहीं कर सकते, सिर्फ परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो मनी चेंजर होते हैं उनको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर कहते हैं। अभी ऑथोराइज डीलर का कैटेगराइजेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दिए हुए हैं। तो कैटेगरी 1 में जो है वो ऑथोराइज डीलर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई भी इंटिटीज जो कि ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकता है तो उसको हम लोग AD1 कैटेगरी में रखते हैं। AD2 कैटेगरी में मनी चेंजर्स आएंगे जो कि सेल और परचेज दोनों कर सकते हैं फॉरेन करेंसीज ट्रैवलर चेक्स वगैरह की, तो वो AD2 कैटेगरी में आते हैं। और AD3 कैटेगरी में जो रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर है जो कि वैसे इंटाइटीज जो सिर्फ परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को, तो उसको हम लोग AD3 कैटेगरी में रखते हैं। अभी नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन क्या है कि आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें कि ओपन पोजीशन, गैप, बोरोइंग एंड लेंडिंग इन फॉरेन करेंसीज, इंटरबैंक डीलिंग इन इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट, हेजिंग ऑफ बैंक्स ओन एक्सपोजर, तो ये सारी चीजें जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडाई। फेडाई का क्या काम है? फेडाई जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जो कि 1958 में फॉर्म हुआ था और इसको आरबीआई अप्रूव करता है, जो कि ऑथोराइज डीलर जो है उसके मेंबर्स होते हैं जितने भी ऑथोराइज डीलर हैं। और ये क्या क्या गाइडलाइन एंड रूल्स बनाता है मार्केट ऑपरेशंस के लिए, मर्चेंट रेट्स, कोटेशन, डिलीवरी डेट, हॉलीडे, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो फेडाई के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑल ऑथोराइज डीलर्स आर मेंबर ऑफ फेडाई। जितने भी ऑथोराइज मेंबर है उनको ऑथोराइज डीलर है उनको फेडाई का मेंबर होना मैंडेटरी है। अभी नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि फेडाई गाइडलाइंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल को हैंडल करने के लिए, जिसमें कि ट्रांजिट पीरियड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल्स और अदर रिलेटेड इशू जो है वो बताए गए हैं। आरबीआई जो है जो भी मार्केट रिलेटेड इशू है, सप्लीमेंट्स एफर्ट है आरबीआई को जो कि मजबूती प्रदान करते हैं किसी भी कंट्री में एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को करने के लिए, तो ये सारे गाइडलाइन जो है वो फेडाई में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो अभी वो कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और गाइडलाइंस दिए हुए हैं फेडाई के, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा
क्योंकि इससे बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको एकदम स्किप नहीं करना है। इसमें पहला बोल रहा है कि एक्सपोर्ट बिल जो है उसमें हमेशा स्टैंडर्ड ट्रांजिट पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। सारे एक्सपोर्ट बिल्स में स्टैंडर्ड ट्रांजिट पीरियड प्रिस्क्राइब होने चाहिए। उसके बाद ऐसे एक्सपोर्ट बिल जो कि फॉरेन करेंसी में ड्रॉ है, या तो वो परचेज है या डिस्काउंट है या निगोशिएटेड है, इनको क्रिस्टलाइज करना है क्या चीज में, रूपी लाइबिलिटी में, अगर उनके रियलाइजेशन में डिले हो रहा है तो। और ये रियलाइजेशन किस रेट पे होगा, ये टीटी सेलिंग रेट पे होगा। और पहले क्या था फ्रेंड्स कि एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर कर देना होता था, लेकिन अभी बैंकों को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। आप किसी भी रुपये को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, किसी भी एक्सपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये आपके नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है और कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो है ये क्रिस्टलाइजेशन पीरियड जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, लेकिन ये 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी बैंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स। ये आपका जो कोई भी एक्सपोर्ट बिल जो कि फॉरेन करेंसी में ड्रॉन है, तो ये क्रिस्टलाइज होगा रूपी लाइबिलिटी में कब, तो ये मैक्सिमम जो है 60 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है साइट बिल। साइट बिल जो है अगर कोई इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके और वो साइट बिल है तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइज कब करेंगे, तो ये 10th डे आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट इफ नॉट येट पेड। यानी कि अगर कोई साइट बिल है तो वो 10 दिन ड्यू डेट के 10 दिन के बाद वो क्रिस्टलाइज होता है, अगर वो पे नहीं किया गया हो तो। इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में ऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डिफिनिट अमाउंट और स्पेसिफिक डिलीवरी डेट जो है वो मेंशन होना चाहिए। ऑप्शन पीरियड जो है वो किसी भी कस्टमर को अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में है तो वहाँ पे स्पेसिफाइड होना चाहिए। वहाँ पे डिलीवरी पीरियड जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं उनको 7th वर्किंग डे पे कैंसिल कर देना है। यानी कि जो भी मैच्योर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आफ्टर मैच्योरिटी उनको 7th वर्किंग डे पे कैंसिल कर देना होता है। ऑल कैंसिलेशन शैल बी एट बैंक्स अपोजिट टीटी रेट, टीटी सेलिंग रेट फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड टीटी बाइंग रेट फॉर सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये अपोजिट टीटी रेट के ऊपर कैंसिल होगा फ्रेंड्स। अगर ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलिंग रेट पे होगा, और अगर ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये बाइंग रेट पे होगा। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ इंटर बैंक फॉरेन करेंसी 2% एबव प्राइम रेट जो है आपका उस पर चार्ज लगेगा। अगर डिले इन पेमेंट हो रहा है किसी भी इंटर बैंक फॉरेन करेंसी का तो, और अगर डिले इन पेमेंट ऑफ रुपी सेटलमेंट फंड है, अगर फॉरेन करेंसी पे है तो 2% एबव प्राइम रेट लगेगा, और अगर रुपी सेटलमेंट फंड है तो आपका 2% एबव द एनएसई और मिबोर रूलिंग ऑन ईच डे। अब ये ऑल करेंसीज टू बी कोटेड पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू INR, while JPY, इंडोनेशियन रुपया एंड केनियन सीलिंग आर टू बी कोटेड एज 100 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू INR। सारे फॉरेन करेंसी जो है वो INR में कोट होंगे, लेकिन JPY, इंडोनेशियन रुपया और केनिया सीलिंग जो है वो 100 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू INR के रूप में उसको हम लोग कोट कर सकते हैं। फिडाई जो है वो फॉरेक्स डीलर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिसाइड करता है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ दे रहा है कि RBI गाइडलाइन जो कि ऑथराइज डीलर के लिए एप्लीकेबल है वो क्या क्या है। AD कैटेगरी 1 में जो है बैंक्स जो है वो अलाउ है, वो कोई भी रुपी अकाउंट जो है ओपन या क्लोज कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ, ओवरसीज ब्रांचेस, खुद के ओवरसीज ब्रांचेस या कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ बैंक जो है वो रुपी अकाउंट ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैंक के साथ ये नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के बैंक के साथ करने के लिए उनको RBI की प्रायर परमिशन लगेगी। रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउस, यहाँ पे आप प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI की जरूरत है। AD कैटेगरी 1 बैंक्स आर अलाउड टू ओपन और क्लोज फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड टू रूट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैंडल्ड बाय देम। बैंक्स आर अलाउड टू मेंटेन बैलेंस इन दिस अकाउंट्स एज अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड। रुपी अकाउंट के लिए आपको RBI की अप्रूवल लगेगी, फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल लगेगी।
बैंक्स आर फ्री टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड और डेट इंस्ट्रूमेंट। बैंक जो है उनको कोई किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो किसी भी ओवरसीज मार्केट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि उनका जो रेसिडुअल मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। अगर आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में अगर सरप्लस फंड है तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं रेसिडेंट्स को लोन देने के लिए फॉर मीटिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज और रुपी वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू होली ओन्ड सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगर नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई सरप्लस फंड है तो हम लोग उसको रेजिडेंट को लोन ग्रांट कर सकते हैं उसको यूटिलाइज करके, जो कि उनके फॉरेन एक्सचेंज या रुपी वर्किंग कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड के लिए वो लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोन ओवरड्राफ्ट। लोन ओवरड्राफ्ट जो है यहाँ पे ईसीबी दिया हुआ है फ्रेंड्स। ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये जो है टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट आप अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में दे सकते हैं, लेकिन जो कि 5 डेज के लिए एडजस्ट नहीं है, और ये आपका 50% ऑफ टीयर 1 कैपिटल और $10 मिलियन विच एवर इज हायर। तो ये आपका उतना तक आप बैंक जो है वो बोरिंग कर सकती है। नेक्स्ट है ओवरसीज बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी टीयर 2 कैपिटल placed by foreign banks head offices with their Indian branches and capital funds raised by issue in if innovative perpetual instrument or debt capital instrument shall not be a part of the above ceiling for raising foreign currency funds। यानी perpetual instrument और debt capital instrument जो है वो आपके इस सीलिंग में नहीं आते हैं। अगर आप टीयर 2 कैपिटल में अगर कोई फॉरेन बैंक की हेड ऑफिस जो है वो इंडियन ब्रांचेज से कैपिटल फंड अगर रेज कर रही है तो वहाँ पे आपका ये तो दे रहा है कि आपका टीयर 1 का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टीयर 2 में परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट और डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि बैंक कैन अलाउ रेजिडेंट टू बुक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। आप रेजिडेंट को बैंक अलाउ कर सकती है ताकि वो कि कोई भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक शुड बी मार्क्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एंड कॉपीज रिटेन देयर ऑफ फॉर वेरिफिकेशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ऑलवेज एज अ डॉक्यूमेंट आपको मार्क करनी है और उसकी कॉपी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए ऑलवेज रखनी है। बैंक कैन अलाउ देयर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कस्टमर टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बैंक अपने कस्टमर्स को अलाउ कर सकती है, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कस्टमर्स को, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको डिक्लेरेशन देना है अपने एक्सपोजर का और उनके पास्ट परफॉर्मेंस और उनके पिछले 3 सालों का जो एवरेज है उसी के बेसिस पे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये आपका पिछले 3 सालों का आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्नओवर या फिर प्रीवियस ईयर का जो एक्चुअल टर्नओवर है, एवरेज 3 साल का एवरेज और प्रीवियस ईयर का एक्चुअल, जो भी आपका हायर होगा उतना तक आप उसमें जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं। अभी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बोल रहा है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकती है। इसके लिए उनको कोई भी अंडरलाइंग प्रोडक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बैंक कैन अलाउ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू ए लिमिट ऑफ $1 लाख। $1 लाख तक कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकती है। ये फ्रेंड शायद अभी चेंज हो गया, ये अभी 250 मिलियन तक हो गया, तो ये मैं आपको कंफर्म करा दूंगी कि ये कितना तक वो आप बुक कर सकते हैं। एक मैं अलग से आपको टॉपिक प्रोवाइड करूंगी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंक्स आर ऑल्सो अलाउड टू ऑफर अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। बैंक जो है अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अलाउ करती है। ये सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे ये 1 by 1 करके कि ये क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, कूपन स्वैप क्या है, फॉरेन करेंसी ऑप्शन क्या है, ये सब इसके ऊपर हमारे आगे चैप्टर मिलेगा जिसमें कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है। अभी इसमें बोल रहा है कि रेसिडेंट इंडाइटीज जो है फॉरेन एक्सचेंज बोरो कर सकते हैं, लेकिन उनको फेमा गाइडलाइन के अंडर ही सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं। बैंक्स कैन ऑल्सो ऑफर फॉरेन करेंसीज।
ऑफर फॉरेन करेंसीज क्या है, दैट हैज अ फॉरेन एक्सचेंज और ए रूपी लाइबिलिटी टू हेज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। रूपी स्वैप जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज और रूपी लाइबिलिटी जो है जो कि आपके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को हेज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बैंक कैन इंटर्स इनटू क्रॉस करेंसी ऑप्शन और स्वैप, ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी चूंकि यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ इसको देख लेंगे एक बार कि रूपी स्वैप क्या है और करेंसी ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है बैंक्स कैन ऑल्सो इंटर इनटू फॉरेन करेंसी, बैंक जो है फॉरेन करेंसी में इंटर कर सकती है। यहाँ पे देखिए फिर रूपी ऑप्शन आ गया, यहाँ रूपी स्वैप है, यहाँ रूपी ऑप्शन है। रूपी ऑप्शन भी कर सकती है बैंक फॉरेन करेंसी में और रूपी स्वैप भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यही ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।